सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 जनवरी। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। कल हमने रिवाइज़ किया था कैलेंडर क्लॉक, एलसीएम, एचसीएफ एंड रिमाइंडर थ्योरम, एंड देन वी स्टडीड वेन डायग्राम एंड क्यूब्स एंड डाइसेस। सो 31 को मेरा एग्ज़ाम है और इस सेशन को आज हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो रिवीजन का तो आप खुद से भी कर सकते हैं। कैलेंडर क्लॉक, एलसीएम, एचसीएफ एंड रिमाइंडर थ्योरम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट फिर भी कहीं कहीं पे ये ट्रिकी था, तो प्रोसेस पता होने चाहिए और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने यूपीएससी ने पूछ रखे हैं और फिर अदर एग्ज़ाम से भी पूछ रखे हैं वो तो आने ही चाहिए। और फिर अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है हमारे सामने तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है और तो फिर उस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है या नहीं करना है। तो क्वेश्चन कैन बी ऑफ 2 to 3 टाइप्स, जहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स दिए हों और 3 सब्जेक्ट्स दिए हों, यानी 3 रिंग्स बनेंगे 3 सब्जेक्ट में और एक इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स थे कि जब भी हम ये वेन डायग्राम्स को फिल करेंगे तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला एरिया फिल करेंगे जो तीनों का इंटरसेक्शन है, देन फिर जो डबल डबल इंटरसेक्शन है, एंड देन फिर जो ओनली 1 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 3 सब्जेक्ट, देन इस तरीके से तो हमें डेटा भरना था इसमें। एंड देन इसमें कुछ बेसिक रूल्स थे, जैसे अगर पास और फेल, स्टूडेंट्स में पास और फेल का आता है, तो अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो फेल ही माना जाएगा। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम में होता है कि अगर आप जीएस में पास भी हैं, सीसेट में फेल हैं, तो ओवरऑल एग्ज़ाम में हम फेल कहलाएंगे। तो ये सारे की पॉइंट्स हमें ध्यान रखने थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें थी कि सारा डेटा सिमिलर होना चाहिए, ये एक प्री कंडीशन थी। फॉर एग्जांपल फेल्ड स्टूडेंट्स का डेटा है तो सारा डेटा फेल्ड स्टूडेंट्स का होना चाहिए। पास का है तो पास से हम फेल का निकाल सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव में देख के। या तो देयर वर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे पर्सन लाइक्स टी और कॉफ़ी, पर्सन लाइक्स ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज़, और फिर क्रिकेट, फुटबॉल, इस टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ लोग फॉरेनर्स थे, कुछ लोग इंडियंस थे, उसमें से कुछ इंग्लिश बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर देयर। तो इसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करने पड़ेंगे। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ध्यान रखनी थी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, बस। बाकी ये बहुत ही ईजी था। ऑल्दो दिस वॉज ईजी बट दिस वॉज ट्रिकी एज वेल। अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं पे मिस्टेक किया तो आपका आंसर तो गलत हो ही जाएगा, तो इट विल सम अप टू 0 ओनली, और फिर नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। इसलिए ये चैप्टर्स थोड़ा इजी होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इनको हमें अच्छे से ध्यान से पूरा टाइम दे के करना चाहिए। देन था क्यूब्स एंड डाइसेस। तो इसमें भी कुछ बेसिक्स थे, जैसे कि सम ऑफ ऑल द अपोजिट फेसेस in a dice will always be 7. For example, अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो एक फेस में अगर 1 है तो उसके अपोजिट फेस में 6 होगा, तब वो 7 सम करेगा। एंड देन 2 होगा तो अपोजिट साइड में 5 होगा, एंड 3 होगा तो अपोजिट साइड में 4 होगा। ये एक स्टैंडर्ड डाइस की बात है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंट केसेस हमने पढ़े थे कि अगर तो इसमें एक ऐसा केस था जिसमें मल्टीपल डाइसेस थे, उसमें बताना था, मल्टीपल पिक्चर्स थे डाइसेस के और एक ही डाइस को रोटेट किया हुआ था। तो हमें फाइंड करना था कि कौन सा साइड किसके अपोजिट में है। तो इसमें एक रूल ध्यान रखना था कि भाई अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा। एडजेसेंट कैन नॉट बी अपोजिट। तो मोस्ट अकरिंग फेस हमें देखना है। फॉर एग्जांपल 6 बार 2-3 जगह आया है या 2 बार 3 बार आया है, तो हम देख लेंगे कि उसके एडजेसेंट में कौन है, वो उसके अपोजिट में नहीं आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर 5 नंबर आ चुके हैं इंक्लूडिंग द 6, if we have got 5 numbers then the remaining one will be opposite to 6. then इसी तरीके से हम बाकी सारों का भी देख लेंगे। Case was when 2 opposite positions were given and then 2 faces were common। मतलब कि केवल 2 ही डाइस के डायग्राम्स आपको दिए थे और उसमें से 2 फेसेस कॉमन थे। मतलब फॉर एग्जांपल 2-2 कॉमन है और 4-4 कॉमन है। तो इसमें जो रिमेनिंग फेस बच गया, क्योंकि किसी भी डाइस को अगर दिखाया जाएगा पिक्टोरियल फॉर्म में तो उसमें 3 फेसेस ही दिख रहे होंगे एट टाइम, और
अदर टाइम भी 3 फेसेस, दूसरे वाले डाइस में भी 3 ही फेसेस दिख रहे हो, जिसमें से 2 कॉमन है, तो जो रिमेनिंग थर्ड है वो रिमेनिंग सेकेंड डाइस के अपोजिट होगा. दैट विल बी ऑलवेज द केस. एंड देन इसमें एक था और क्वेश्चन, एक और केस बनता है कि सिर्फ 2 ही डाइस गिवन है लेकिन उसमें एक ही फेस कॉमन है लेकिन प्लेसिंग उसकी सिमिलर है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 फेसेस दिख रहे हैं पहले डाइस के और 3 फेसेस दिख रहे हैं दूसरी डाइस के, और इसमें एक फेस कॉमन था, वो एग्ज़ाम्पल 6 वॉज कॉमन और वो एक ही जगह पे था, तो इन दिस केस हमें क्लॉकवाइज चलना है. अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 6 वॉज कॉमन, तो हमें 6 को फर्स्ट रखना है और क्लॉकवाइज रोटेट कर जाना है, तो 6 4 5 फॉर एग्ज़ाम्पल. एंड देन इन अदर केस 6 1 3 हमें इस तरीके से रखना है डाइस को, और फिर देखना है 6 अगर हमने 6 4 5 रखा है, 6 1 3 रखा है, तो 4 के अपोजिट में 1 आएगा एंड 5 के अपोजिट में 3 आएगा, एंड देन रिमेनिंग 6 के अपोजिट में आ जाएगा यानी कि 2. ओपन डाइस का भी केस था. और फिर उसके अलावा जो यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और डिफ़िकल्ट भी होते हैं क्यूब कटिंग एंड पेंटिंग के, कि हमें क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर देना है. कई बार क्यूबाइड को क्यूब्स में भी कट करते हैं और क्यूब को क्यूबॉइड्स में भी कट करते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. इसमें कुछ बेसिक फार्मूलाज थे और फार्मूलाज कैसे डिराइव हुए थे वो भी हमें आइडिया होना चाहिए, तब हम वो क्यूब और क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी. तो टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स कैसे पता करेंगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5x5 का क्यूब है, 5x5 का, तो वहाँ पे जो हमारी साइड होगी वो 5 नंबर्स की होगी, तो 5 क्यूब कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने हैं. और अगर एक क्यूब को पूरा पेंट कर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ऐसे क्यूब्स बताओ जिनकी 3 साइड्स पेंट है, तो ये हमेशा फिक्स नंबर होगा जो कि कॉर्नर वाली साइड्स होंगी. कॉर्नर 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, और 6 फेसेस होते हैं क्यूब में एंड 12 एजेस होती हैं या. और अगर हमसे पूछा जाता है 2 साइड्स कहाँ पे पेंट है, 2 साइड्स राइट, तो 2 साइड्स ओके, तो ये एजेस वाली सारी होंगी जिसमें 2 साइड्स पेंट होंगी, बट कॉर्नर वाली माइनस कर देना है. और हर एज में 2 कॉमन कॉर्नर्स होते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला आएगा 12 × n-2. ऐसे ही 1 साइड पेंट का निकाल लेना है, तो वो आ जाएगा 6 × n-2 का स्क्वायर, एंड नो साइड्स पेंट का होगा n-2 क्यूब. ओके, तो ये सब आपने पढ़ा होगा रिलेटेड. बस मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये चैप्टर भी आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्वेबल होंगे. नहीं भी होंगे तो पता लग जाएगा कि टाइम कितना लगेगा, तो उस क्वेश्चन को आपको टाइम इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना. ठीक है, तो आज के हमारे टारगेट्स हैं, जस्ट अ सेकेंड या, तो मुझे रिवीजन करना था वो मैंने कर लिया है, और डायरेक्शन हमें पढ़ना है और पज़ल पढ़ना है, और फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं कि कंप्यूटर पढ़ना है. 31 को मेरा एग्ज़ाम है सीबीएसई का, तो देखते हो कैसा जाता है. एंड अब हमें कंसिस्टेंट ही रहना है, ऐसे ही डेली ऑडियो नोट पोस्ट होंगे. और फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मेरे मेंटर ने आज मुझे क्या भेजा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के डिसिप्लिन शेड्यूल में या लिखा है इसमें कि डे 26, दैट इज़ 26 जनवरी 26. ओ माय गॉड, ये तो मैंने अभी देखा है. 26 जनवरी 2026 एंड 26 या ये जीवन में दोबारा अब कभी नहीं लौटेगा. अब इसमें एक लिखा हुआ है श्लोका, इसमें लिखा है कालो ही दुरतिक्रमः, कालो ही दुरतिक्रमः. इट मीन्स समय को लांघा नहीं जा सकता, एंड विच मीन्स कि अनुशासन भावनाओं से नहीं चल सकता, वह समय की लय से चलता है. अच्छा लग रहा हो या नहीं, समय अपनी चाल से चलता है, जो समय के साथ चला वही बचा. इसमें साइंस एंगल क्या कहता है, तो जो इन्होंने अर्थ दिया है इसका यही मतलब है कि टाइम किसी का वेट नहीं करता है, आपको टाइम के साथ ही चलना पड़ेगा. अगर आपने टाइम छोड़ा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे.
साइंस इसमें क्या कहती है, न्यूरो साइंस, ब्रेन को मोटिवेशन से ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। फिक्स टाइमिंग से ब्रेन एनर्जी सेव करता है। अनफिक्स्ड अगर आपका रूटीन है तो डिसीजन फटीग और रिलैप्स होता है। या दैट इज़ ट्रू। तो हमारा अगर रोबोटिक शेड्यूल होगा, फिक्स टाइम पे फिक्स्ड रिचुअल्स होंगे, फिक्स स्टडी स्लॉट्स होंगे, तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगले दिन के टारगेट्स अगर हम पहले से ही लिख लेते हैं तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और हम उठते ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो काम है वो फ्लॉलेस चलता रहता है। इसलिए डिसिप्लिन का असली आधार है आज क्या महसूस हुआ नहीं, बल्कि आज क्या समय पर हुआ। यस, कौन सा चीज़ हमने कितना टाइम उसके लिए फ़िक्स किया था, हमें उसको उतना ही टाइम देना है। आज अपने मूड को फॉलो नहीं करना, आज क्लॉक को फॉलो करना है। वही 10:30 सोएंगे, 6:30 उठेंगे। और आज कोई नया टारगेट नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, बस समय पर सेम काम जो रोज़ होता है। आज का अभ्यास, आज दिन में एक बार खुद से ज़रूर पूछें, अगर आज मेरा मन नहीं है तो क्या मैं समय के साथ चल रहा हूँ। या दैट विल आंसर योर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। एंड रात में डायरी लिखनी है 5 मिनट में कि आज हमने कौन सा काम किया और वो काम किस वजह से हो पाया। ओके, कौन से डिसीज़न हमने लिए थे जो आज हमने पूरे किए, ये डायरी में हम लिखते ही हैं। और 1 तारीख से मैं आपको अपनी डायरी भी शेयर करूँगी रोज़ कि क्या मेरे टारगेट्स है, क्या मैंने कंप्लीट किया, क्या मैंने डिसीज़न लिया था उसमें मैं सक्सेसफुल रही या नहीं। और ध्यान ये रखने वाली बात है इसमें कि अनुशासन तब नहीं टूटता जब मन भटकता है, अनुशासन तब टूटता है जब समय से रिश्ता टूटता है। आज समय के साथ रहिए, यही स्थिरता है। गुड लक टू यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।